हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 11th के माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 4 के बारे में। चैप्टर का नाम है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ये है पार्ट 2। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा, 3 पॉइंट हमने कवर कर लिए थे पार्ट 1 में। और फोर्थ पॉइंट है फीचर्स या प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व की इंडिफरेंस कर्व के क्या क्या फीचर्स होते हैं या क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहला फीचर है कि आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड। जो आईसी कर्व होता है हमारा, इंडिफरेंस कर्व होता है, वो डाउनवर्ड स्लोप करता है। ऐसे डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, लेफ्ट टू राइट वो डाउनवर्ड स्लोप करता है। इट मीन्स दैट आईसी हैज अ नेगेटिव स्लोप। कि इसका क्या मतलब है, आईसी कर्व जो है वो एक नेगेटिव स्लोप है। कैसा स्लोप है आईसी कर्व? नेगेटिव स्लोप है। It implies that if the consumer decides to have more of one good, he must have less of the other. जैसा हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि जब भी आप दो गुड्स खरीद रहे हो, एक गुड एक्स है और एक गुड वाई हो, अगर आपको दूसरे गुड की क्वांटिटी बढ़ानी है तो आपको सेकंड वाले की कम करनी पड़ेगी। अगर एक की क्वांटिटी आपको बढ़ानी है तो दूसरे की आपको क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी। तो इसका क्या मतलब है, डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? क्योंकि अगर आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहिए तो जब भी आप एक पर्टिकुलर गुड की क्वांटिटी बढ़ाते हो तो आपको दूसरे गुड की क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी। अगर आपको चाय ज्यादा पीनी है तो आपको कॉफी कम पीनी पड़ेगी, कॉफी की क्वांटिटी आपको कम करनी पड़ेगी। जैसे जैसे आप चाय की क्वांटिटी बढ़ाओगे तो आपको कॉफी की क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी। It is only then that the satisfaction would remain constant at different point of the IC. ऐसा इससे क्या होगा कि तभी आपका जो सेटिस्फेक्शन है वो कांस्टेंट रहेगा आईसी के हर पॉइंट पे। देखो ग्राफ से समझते हैं हम। एक ये गुड वाई है, एक ये हमारा गुड एक्स है। पहले आप 3 क्वांटिटी यूज कर रहे थे गुड वाई की, जो भी मान लो ये टी है, ये कॉफी है। तो जब आप 3 कप चाय पी रहे थे तो आपकी क्या आप कितने कप कॉफी, कितने कप पी रहे थे? 3 कप। सेम पी रहे थे आप। मान लो 3 कप आपने चाय पी और 3 कप आपने कॉफी पी। लेकिन जैसे ही आपने आपकी चाय की क्वांटिटी बढ़ाई, 3 से 5 करी, तो आपने अपनी कॉफी की क्वांटिटी को कम कर दिया। चाय की क्वांटिटी 3 से 5 कर दी तो कॉफी की क्वांटिटी 3 से कितनी हो गई? 2 हो गई। चाय की क्वांटिटी 5 हो गई, कॉफी की क्वांटिटी 2 हो गई। तो जैसे जैसे आप एक पर्टिकुलर गुड की क्वांटिटी बढ़ाओगे, दूसरे गुड की क्वांटिटी को आपको माइनस करना पड़ेगा। स्लोप ऑफ आईसी क्या होता है? और ये देखो, ये डाउनवर्ड स्लोप बना ना हमारा आईसी कर्व, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनता है ये। इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। कि डेल्टा वाई जो भी आपका ये गुड वाई था, इसमें कितना चेंज आया? इसमें 2 का चेंज आया। कितने का चेंज आया? 2 का। और डेल्टा एक्स में कितने का? -1 का। ठीक है, तो कितना आ गया हमारा स्लोप ऑफ आईसी? -2। तो ये था, ऐसे होता है हमारा जो आईसी स्लोप्स होता है वो डाउनवर्ड होता है। क्यों? क्योंकि जब भी आप एक पर्टिकुलर गुड की कमोडिटी को इंक्रीज करोगे तो आपको आपके दूसरे गुड्स को डिक्रीज करना पड़ेगा, क्वांटिटी को डिक्रीज करना पड़ेगा। एक गुड की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए दूसरे गुड की क्वांटिटी को डिक्रीज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारा स्लोप जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोप होता है, नेगेटिव स्लोप होता है और लेफ्ट टू राइट की तरफ दिखाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि IC इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। जो हमारा IC कर्व होता है वो कॉन्वेक्स होता है ओरिजिन के, जहां से वो स्टार्ट हो रहा है उससे कॉन्वेक्स होता है। इसके कॉन्वेक्स में होता है। क्यों? क्योंकि जो IC कर्व होता है वो हमारा डिक्लाइन होता है, गिरता है ना हमारा IC कर्व। जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट शिफ्ट होते रहते हैं, हमारा IC कर्व डिक्लाइन होता रहता है, गिरता रहता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्लोप ऑफ IC को बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसका क्या मतलब है? ये वो रेट होता है जो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं अपने एक गुड को किसी दूसरे के लिए। मतलब कि जैसे आपने, वही एग्जांपल है कि आपने एक की क्वांटिटी बढ़ाई तो आपको दूसरे की क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी। जैसे जैसे आप एक की क्वांटिटी को बढ़ाते जाओगे तो आपको दूसरे की क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी।
तो ये वही रेट है कि जब हम एक की क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो हम किस रेट से दूसरे की क्वांटिटी को कम करते हैं, वो रेट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन वो रेट होता है जब हम एक की क्वांटिटी को बढ़ाते हैं, एक पर्टिकुलर गुड की क्वांटिटी को बढ़ाते हैं तो दूसरे की क्वांटिटी को कितने से कम करते हैं। देखो ये एक स्लोप है, डायग्राम है, दो गुड्स हैं, गुड एक्स है और गुड वाई है। जब आप गुड वाई 6, गुड वाई की क्वांटिटी आपकी कितनी थी, चलो गुड एक्स की क्वांटिटी जैसे आपकी 2 थी तो आपकी गुड वाई की क्वांटिटी कितनी थी 6, यहाँ देखो यहाँ पे 6 थी ए पॉइंट। जब आपकी गुड एक्स की क्वांटिटी, आप 2 क्वांटिटी यूज कर रहे थे गुड एक्स की, टी और कॉफी, जब आप 2 कप चाय पी रहे थे तब आप कितने कप कॉफी पी रहे थे, 6 कप कॉफी पी रहे थे। लेकिन अब आपने क्या किया कि आपने अपनी चाय का 1 कप बढ़ा दिया, आपने आपकी चाय का 1 कप बढ़ा दिया, ये 3 हो गया। अब आपकी कॉफी की क्वांटिटी कितनी हो गई, 4.5 होगी। यहाँ पे ये बी पॉइंट, ये आपकी कॉफी की क्वांटिटी है, 4.5 होगी। कितना चेंज कितना आया, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई में कितना चेंज आया, 6 माइनस 4.5 कितना होता है 1.5। और एक्स में कितना चेंज आया, 2 से कितनी हो गई 3, 1। यहाँ पे माइनस हुआ ना, यहाँ पे ये कम हुआ था हमारा, यहाँ पे कम हुआ तो कितना चेंज आया, माइनस 1.5 डिवाइडेड बाय 1 कितना होता है, माइनस 1.5। अब आपने आपकी x की क्वांटिटी यानी t की क्वांटिटी कितनी कर दी, 5 कर दी। 3 से कितनी कर दी, 5 कर दी। तो आपको कॉफी की क्वांटिटी कितनी कर दी, 3 कर दी। जब आपने आपकी टी की क्वांटिटी 5 कप करी तो आपने आपकी कॉफी की क्वांटिटी और कम करके 3 कर दी। कॉफी की क्वांटिटी आपने फिर कितनी कम करी, माइनस 1.5 आपकी कम हो गई। और टी की क्वांटिटी इस बार कितनी बढ़ी, 2, इस बार 2 कप बढ़ी। तो माइनस 1.5 डिवाइडेड बाय 2, 0.75। तो यहाँ पे आपकी 0.75 का MRS निकल के आया, ठीक है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स करके। अब आपने क्वांटिटी टी की 7 कप कर दी कि आप एक दिन में 7 कप चाय पी रहे हो। तो जैसे आपने टी की क्वांटिटी 7 कप कर दी, आपने आपकी चाय की क्वांटिटी और कम कर दी, 2.5 कर दी। इस बार आपने कितनी कम करी चाय की क्वांटिटी, 3 माइनस 2.5 यानी कि 0.5 आपने कम करी। और कॉफी की क्वांटिटी 0.5 कम करी और टी की क्वांटिटी आपने 2 कप और बढ़ा दी। तो माइनस 0.5 अपॉन में 2 कितना होता है, माइनस 0.25, माइनस 0.25। तो ये आपका MRS निकल के आ गया। ऐसे MRS निकालते हैं। और हमारा जो रेट होता है, MRS होता है, वो डिक्लाइन होता है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे आप एक गुड की क्वांटिटी को बढ़ाते हो आप दूसरे की क्वांटिटी को कम करते हो और आपके पास जितनी आपकी डिजायर बढ़ती रहती है। देखो जब आप गुड एक्स को आप जितना ज्यादा बढ़ाओगे, आप जितना ज्यादा उसको बढ़ाओगे उतनी आपको उसको पाने की इच्छा कम होगी। और जितनी क्वांटिटी आप y की कम करते रहोगे आपको उसकी इच्छा और ज्यादा होगी। इसलिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1.5 का गैप आया, लेकिन फिर कितना आया, 0.5 का गैप आया। क्यों, अब आपकी इच्छा उसको कम करने की नहीं हो रही है, आपको अब उसकी डिजायर बढ़ जाती है। देखो जब आप जैसे एज मोर एंड मोर यूनिट ऑफ गुड एक्स आर कंज्यूम बाय द कंज्यूमर, मतलब जितनी की आप गुड एक्स की यूनिट आप जितनी कंज्यूम करोगे, जितनी ज्यादा आप चाय पियोगे तो आपको उसकी इंटेंसिटी, उसको पीने की इच्छा, उसको यूज करने की इच्छा, कोई भी प्रोडक्ट है अगर तो उसको यूज करने की इच्छा आपकी धीरे धीरे कम होती रहेगी। इंटेंसिटी आपकी कम होगी उसको खरीदने की या उसको पीने की। लेकिन जैसे जैसे आप अपनी वाई की इच्छा गिराते रहोगे, यानी अपनी कॉफी की इच्छा गिराते रहोगे, आपको उसको पाने की इच्छा और ज्यादा बढ़ती रहेगी। तो यहाँ पे 0.5 का गैप आएगा क्योंकि आपकी जो इसकी इच्छा है उसको और ज्यादा कम करने की, वो अब खत्म हो गई, आपकी इच्छा अब इसको बढ़ाने की है। ठीक है, इस वजह से जो आपका आईसी कर्व होता है वो कॉन्वेक्स होता है, क्योंकि एमआरएस जो होता है वो धीरे धीरे क्या हो रहा होता है, डिक्लाइन हो रहा होता है। एमआरएस कर्व हमारा डिक्लाइन हो रहा होता है, इसलिए हमारा आईसी कर्व ऐसे कॉन्वेक्स शेप का बनता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन।
तो ये आई थिंक समझ आ गया होगा कि जैसे जैसे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज करोगे दूसरे की क्वांटिटी गिरानी पड़ेगी, लेकिन जब दूसरे की क्वांटिटी गिराओगे तो आपको धीरे धीरे उसको गिराने की इच्छा कम होती रहेगी और आप उसको लोअर रेट से गिराना शुरू कर दोगे। तो एमआरएस आपका डिक्लाइन होगा, एमआरएस डिक्लाइन होगा तो आईसी कर्व कॉन्वेक्स बनेगा। थर्ड पॉइंट है हायर आईसी शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जितनी ज्यादा हाई होगी आईसी हमारा, इंडिफरेंस कर्व जितना ज्यादा हाई होगा उतनी ज्यादा हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगी। जैसे कि एक IC1 हमारा ये है, एक हमको यहां सेटिस्फेक्शन मिल रही है, IC2 हमारा ये रहा, एक हमें लेवल की सेटिस्फेक्शन यहां मिल रही है, ये रहा हमारा IC3, एक सेटिस्फेक्शन हमें यहां मिल रही है, और एक है हमारा ये IC4। तो ये 4 इंडिफरेंस कर्व है हमारे, जो हमारे एक ग्राफ में बनते हैं। यहाँ पे अलग अलग लेवल की सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो जो सबसे बड़ी, जो हाईएस्ट लेवल पे है, वहां पे हमें सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तो हमें सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन कहाँ मिलेगी? IC4 में, इंडिफरेंस कर्व 4 में हमें सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी। IC3 में हमें IC2 से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी, IC2 में हमें IC1 से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी, सबसे ज्यादा हमें IC4 में मिलेगी और सबसे कम हमें IC1 में मिलेगी लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। हमारा फोर्थ पॉइंट है IC डू नॉट क्रॉस और इंटरसेक्ट ईच अदर। जो हमारा IC कर्व होता है वो ना तो एक दूसरे को क्रॉस करता है और ना ही इंटरसेक्ट करता है। देखो, जैसे अगर हम मान ले ये एक हमारा है, एक ये कर्व है और एक हमारा कर्व ये है, ठीक है, IC1 और IC2 ये हमारे दोनों कर्व हैं। अब देखो ये पॉइंट जो है ये A पॉइंट है, जो दोनों कर्व पे है, IC1 पे भी है और IC2 पे भी है, और ये पॉइंट जो है हमारा C है और ये वाला पॉइंट हम B मान लेते हैं। अब देखो, अब इसके अकॉर्डिंग A और B दोनों इक्वल होने चाहिए। क्यों? क्योंकि A IC1 पे भी है ना, IC1 B, देखो B जो है वो IC1 पे है, यहाँ हमारा B IC1 पे है, ये इंडिफरेंस कर्व पे, इंडिफरेंस कर्व 1 पे है ये, और A जो है हमारा 1 पे भी और 2 पे भी है। तो A और B इक्वल होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमें सेम लेवल की सेटिस्फेक्शन मिलती है। जो IC सेट के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था कि हर कॉम्बिनेशन में हमें सेम लेवल की सेटिस्फेक्शन मिलती है IC में। तो A IC1 पे भी है, तो IC1 पे जितने भी पॉइंट होंगे वो सब इक्वल होंगे। तो IC1 पे A और B है, तो A और B इक्वल होने चाहिए। तो A और B इक्वल है, यहाँ पे सेम लेवल की सेटिस्फेक्शन मिल रही है। और देखो ये जो है ये दूसरा IC2 है, IC2 में A और C है, यानी कि A और C इक्वल है, यहाँ पे सेम लेवल की सेटिस्फेक्शन मिल रही है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर A और C भी इक्वल हैं और A और B भी इक्वल हैं, तो इस पूरे इसके अकॉर्डिंग, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग B और C भी इक्वल होने चाहिए, क्योंकि जब A इक्वल है B के तो B और A इक्वल है C के, तो B भी तो इक्वल होना चाहिए C के, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। B इक्वल नहीं है C के, कहीं से भी B इक्वल नहीं आ रहा है C के, B बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। तो IC कर्व जो होता है वो कभी भी इस तरीके से नहीं बनता है, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। तो IC कर्व हमेशा ऐसे 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 बनते हैं, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए नहीं जाते हैं, वो गलत हो जाएगा। IC कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, क्योंकि वो कर ही नहीं सकते हैं, इक्वेशन ही फेल हो जाएगी। A इक्वल्स टू B है, A इक्वल्स टू C है, लेकिन B इक्वल्स टू C नहीं है, वो नहीं बन पा रहा है। फिफ्थ पॉइंट है IC डज नॉट टच X एक्सिस और Y एक्सिस। जो हमारा IC कर्व होता है वो X एक्सिस और Y एक्सिस को टच नहीं करता है, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारा IC कर्व है वो दो कमोडिटी को साइमल्टेनियसली यूज कर रहा होता है, दो कमोडिटी को। तो कोई भी एक कमोडिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती है, कोई भी कमोडिटी जीरो नहीं हो सकती। जब वो जीरो नहीं होगी तो वो टच कैसे करेगा Y एक्सिस या X एक्सिस को? अगर वो, जब हम दो कमोडिटी को साइमल्टेनियसली यूज कर रहे हैं, तो अगर उसने Y एक्सिस को टच किया, मान लो ये है और यहाँ पे उसने Y एक्सिस को टच किया ये चीज, तो इसका मतलब है कि जो हमारा गुड X है, यहाँ जो हमारा गुड X है वो जीरो है, उसकी वैल्यू कितनी है? जीरो है। अगर उसने Y एक्सिस को टच कर दिया तो गुड X की वैल्यू कितनी है? गुड X हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं? जीरो क्वांटिटी हम उसकी कंजम्पशन कर रहे हैं। जैसे अगर उसने वैसे ही
लाइकवाइज उसने एक्स एक्सिस को टच कर दिया, एक्स एक्सिस को टच कर दिया, इसका क्या मतलब है कि वाई एक्सिस की जो कंजम्पशन है वो जीरो है, और कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं हो सकते। मिनिमम एक क्वांटिटी रखो, पर आपको रखनी पड़ेगी। कंजम्पशन हम किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी गुड की जीरो नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारा जो आईसी कर्व होता है वो कभी भी एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को टच नहीं करता है। फिफ्थ टॉपिक है हमारा, फिफ्थ पॉइंट है हमारा बजट, कंज्यूमर्स बजट, बजट सेट और बजट लाइन। बजट सेट क्या होता है? वो कॉम्बिनेशन होते हैं इंडिफरेंट सेट की तरह ही, वो कॉम्बिनेशन होते हैं दो गुड्स के जिसमें कंज्यूमर जो है अपनी इनकम स्पेंड करता है, या तो अपनी पूरी की पूरी इनकम, यहाँ पे ये जीरो हो सकता है, या तो वो अपनी पूरी की पूरी इनकम, जैसे दो प्रोडक्ट हमने लिए, पूरी की पूरी इनकम एक ही प्रोडक्ट पे लगा दे, ठीक है, या वो एक दोनों में से किसी भी एक प्रोडक्ट पे लगा दे, इसको जीरो रखे, या इस पे लगा दे और इसको जीरो रखे, या फिर वो कॉम्बिनेशन बनाए कि इसका इतना तो इसका इतना, इसका इतना तो इसका इतना, ऐसे ऐसे वो कॉम्बिनेशंस बनाए। तो बजट सेट वो होता है कि जो कंज्यूमर है वो अपना जो बजट है उसका, उसकी मंथली इनकम जो है वो किस तरीके से दो गुड्स पे स्पेंड कर रहा है, या तो वो एक ही पे स्पेंड कर रहा है या फिर वो दोनों पे स्पेंड कर रहा है, कैसे स्पेंड कर रहा है, ये बजट सेट होता है। देखो अगर हम एग्जांपल लेके चलें, एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलें, दो प्रोडक्ट है, ठीक है, वाई और एक्स। कंज्यूमर की इनकम अगर 60 है मान लो, तो या तो उसने यहाँ पे एक्स पे पूरा 60 लगा दिया, वाई जीरो रखा, वाई पे पूरा 60 लगा दिया, एक्स जीरो रखा, यहाँ पे 40 लगा दिया, यहाँ पे 20 लगा दिया, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं हम, तो ये बाद में आना था। y 0, x पूरा 60, अब हमने y कर दिया 10, x कर दिया 50, y बढ़ाया 20, x हो गया 40, 30 ये हो गया, एक मिनट, अब यहाँ 40 कर दिया तो यहाँ 20 कर दिया, यहाँ 50 कर दिया तो यहाँ 10 कर दिया, अब यहाँ पूरा 60 कर दिया तो यहाँ 0। तो आपने जैसे जैसे इसकी क्वांटिटी बढ़ाई, इसकी आपने कम करी, क्योंकि आपका टोटल बजट कितना था, यहाँ आप अपना बजट लेके चलते हो, यहाँ आपका बजट कितना था, ₹60, 60 रुपीज का बजट आप या तो पूरा एक गुड एक्स पे ही खत्म कर दो या गुड वाई पे ही खत्म कर दो, ठीक है, या फिर आप जो बीच के कॉम्बिनेशन है वो चूज कर लो कि आपको कितना कितना किस पे इन्वेस्ट करना है। तो ये आपका बजट सेट होता है कि अलग अलग कॉम्बिनेशन हो गए आपके बजट के, कि आपको दो गुड्स पे कितना कितना बजट, कितना कितना खर्चा करना है। बजट लाइन क्या होगी, इंडिफरेंस कर्व की तरह ये डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेनेशन होता है, आपको शो करके दिखाता है डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आपने जो भी स्पेंड करे आपके गुड 1 और गुड 2 पे, जो भी आपने दो प्रोडक्ट यूज करे थे, लिए थे, टी और कॉफी जो आपने लिया था, क्या क्या आपने डिसाइड किया था। ये वाला वो हो गया जो आपने पूरा ही एक प्रोडक्ट को आपने नील कर दिया था, और ये वाला पूरा हो गया जब आपने सेकंड प्रोडक्ट को नील कर दिया था, और ये बीच के आपके कॉम्बिनेशंस हो गए यहाँ पे जो आपने डिसाइड किए थे। तो बजट सेट होता है वो कॉम्बिनेशंस, और बजट लाइन होता है आपको डायग्रामेटिकली वो डायग्राम के थ्रू आपको वो दिखाना है कि आपने क्या क्या सिलेक्ट किया, आपने कैसे कैसे अपने कॉम्बिनेशंस को बनाया है। बजट लाइन जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे आप एक पर्टिकुलर गुड को खरीदोगे तो आपको दूसरे की क्वांटिटी को कम करना पड़ेगा। डाउनवर्ड स्लोपिंग का यही एक रीजन है हमारा पूरा स्टार्टिंग से लेके, कि जैसे ही आपने गुड एक्स की क्वांटिटी को बढ़ाया आपको गुड वाई की क्वांटिटी को कम करना पड़ेगा, इसीलिए डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। बजट लाइन भी हमारी डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, ऐसे बनती है ना हमारी बजट लाइन, डाउनवर्ड स्लोपिंग। चेंज इन बजट सेट, जो बजट सेट होता है हमारा उसमें चेंज क्यों आता है? बजट शिफ्ट इन बजट लाइन, दो रीजन है इसके। पहला, बजट सेट में कब चेंज आता है? एक, जब शिफ्ट आया हमारी बजट लाइन में या बजट लाइन में रोटेशन आई हो। पहला रीजन है शिफ्ट इन बजट लाइन। बजट लाइन में शिफ्ट का क्या मतलब है कि आपके पास एक इनकम थी आपकी 60 रुपीज, ठीक है, अगर मैंने आपकी इनकम 120 कर दी, एक आपका शिफ्ट का चेंज ये आ गया कि शिफ्ट इन बजट लाइन, जब आपकी मैंने इनकम बढ़ा दी, इनकम यहाँ क्या हो गई, इंक्रीज होगी, मैंने आपकी इनकम इंक्रीज कर दी। और एक आया यहाँ पे शिफ्ट जब मैंने आपकी इनकम डिक्रीज कर दी,
ये आपका बन रहा था बजट 60 रुपीज वाली इनकम का, कि 60 रुपीज में आप इस तरीके से आप अपना बजट लाइन बना रहे थे 60 रुपीज में। जैसे ही आपकी इनकम इंक्रीज हुई, बजट लाइन शिफ्ट फॉरवर्ड विदाउट चेंजिंग इट्स स्लोप, फॉरवर्ड शिफ्ट होगा वो आगे की तरफ अपना स्लोप बिना चेंज किए। जैसे ही इनकम इंक्रीज होती है 120 में, ये कितना था 60, और अब इनकम कितनी होगी 120, ये अपना स्लोप चेंज किए बिना ये आगे फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस, प्राइसेस आर अज्यूम्ड एज कांस्टेंट। यहाँ पे हम जो प्राइस लेके चल रहे हैं वो कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, लेकिन जो इनकम है कंज्यूमर की वो इंक्रीज हो गई है, तो वो अपने हिसाब से और खर्चा करेगा, तो ये फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। अब आपकी इनकम कम हो गई, आपकी इनकम 30 हो गई, तो बजट लाइन शिफ्ट backward without changing its slope when income of the consumer decreases, prices are assumed at constant। अब यहाँ पे इनकम क्या हो गई, कम हो गई, तो ये फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा यहाँ से। ये कितनी इनकम है 30 इनकम है, ये आपका 60 वाला था, ये 120 और अब ये 30 में आपका फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी इनकम अब कम हो गई है, प्राइस का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे आपकी इनकम कम हो गई है। तो ये शिफ्ट था, शिफ्ट चेंज इन बजट सेट का एक रीजन, शिफ्ट इन बजट लाइन। जब आपका बजट सेट तब चेंज होगा जब आपकी बजट लाइन में शिफ्ट आएगा। अगला है रोटेशन ऑफ बजट लाइन। रोटेशन कब? बजट लाइन रोटेट्स टू द राइट व्हेन px एंड py फॉल्स। जब भी हमारा किसी पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी यानी प्राइस ऑफ टी मान ले वो फॉल हो गया है, या प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी फॉल हो गई है, तो बजट लाइन हमारी राइट की तरफ रोटेट करेगी, राइट की तरफ रोटेट करेगी। When px falls, price of x commodity falls and budget line rotates to the right starting from the y axis, price of y falls and budget line rotate to the right starting from the x axis। देखो जब हमारा प्राइस चेंज हो गया है, प्राइस हमारा कम हो गया है, प्राइस ऑफ x यहाँ पे क्या हो रहा है, हम मान के चल रहे हैं यहाँ पे प्राइस ऑफ x फॉल्स हो रहा है, कम हो रहा है। पहले हमारा ये था, जो हमारी स्टार्टिंग पोजीशन थी वो ये थी। अब हमारा x कमोडिटी का प्राइस कम हुआ, y कमोडिटी का प्राइस कम नहीं हुआ है, यहाँ पे y का सेम है। तो अब ये y एक्सिस से यहाँ से तो सेम स्टार्ट होगा, लेकिन x का प्राइस हमारा कम हो गया, x का हम ज्यादा यूज कर सकते हैं, ये हमारा राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। कहाँ की तरफ? राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये हमारा न्यू बजट लाइन बनेगी यहाँ पे। जब हमारा x का प्राइस कम होगा, ये जो हमारी गुड एक्स है यहाँ पे, इसका प्राइस जैसे ही फॉल्स होगा हमारा बजट लाइन शिफ्ट हो जाएगा राइट की तरफ। अब अगर हमारा y का प्राइस फॉल्स हो रहा है, प्राइस ऑफ y फॉल्स हो रहा है, प्राइस ऑफ y हमारा फॉल्स हुआ, ये हमारा पहला वाला कॉम्बिनेशन था जो बजट लाइन थी जो हम मान के चल रहे थे अभी तक। अब हमारा प्राइस ऑफ y चेंज हो गया, तो अब ये x से तो सेम रहेगा, लेकिन ये y से और ऊपर चला जाएगा। यहाँ y से x से सेम रहेगा, x का प्राइस में कोई चेंज नहीं है, यहाँ पे सिर्फ y का प्राइस चेंज हो रहा है, तो x से सेम रहेगा, लेकिन y के लिए चेंज हो जाएगा, राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये न्यू बजट लाइन आ जाएगी। तो जिसमें भी जिसका प्राइस गिरेगा उसकी तरफ राइटवर्ड शिफ्ट आ जाएगा। अब अगर प्राइस ऑफ x एंड प्राइस ऑफ y राइजेस, अब अगर दोनों के प्राइस बढ़ गए, दोनों के प्राइस बढ़ गए तो क्या होगा? देखो पहले हम लेके चलते हैं कि प्राइस ऑफ x राइजेस, x कमोडिटी का प्राइस बढ़ गया। पहले हमारी बजट लाइन ये थी, अब इसका प्राइस बढ़ गया तो ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये आ गया आपकी न्यू बजट लाइन, ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा प्राइस बढ़ते ही। x का प्राइस बढ़ा था, अब हम मानते हैं हमारा y का प्राइस बढ़ गया, प्राइस ऑफ y राइजेस। पहले वाली बजट लाइन ये थी, अब ये हो जाएगी, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट आ जाएगा, ये आ गई आपकी न्यू बजट लाइन। तो जब प्राइस घटेगा तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, और जब प्राइस बढ़ेगा तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। और जब इनकम बढ़ेगी तो फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, जब इनकम घटेगी
तो बैकवर्ड शिफ्ट होगा। लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का 6 पॉइंट, ऑप्टिमम चॉइस ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर की ऑप्टिमम चॉइस यानी कि कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम कहाँ मिल रहा है, उसकी बेस्ट चॉइस कहाँ पे है। जब उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा तब उसको इक्विलिब्रियम प्राप्त होगा, जहां पे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस द कंज्यूमर रीच his optimum choice when two conditions are satisfied। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के अकॉर्डिंग कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन वहां मिलेगा, वो अपनी ऑप्टिमम चॉइस पे तब पहुंचेगा जब दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। जब हमारा एमआरएस और इक्वल होगा पीएक्स और पीवाई के। ये एमआरएस एक्स वाई क्या है, ये स्लोप है हमारा आईसी कर्व का जो स्लोप सिखाया था एमआरएस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये पीएक्स और पीवाई जो हमारा बजट लाइन का स्लोप है इसके इक्वल होगा, वहां पे हमारे को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी। और दूसरी कंडीशन क्या है, आईसी इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, कि आईसी हमेशा कॉन्वेक्स होना चाहिए ओरिजिन के पॉइंट पे जब भी इक्विलिब्रियम होगा। ओरिजिन से कॉन्वेक्स होना चाहिए इक्विलिब्रियम के पॉइंट पे। देखो ग्राफ के थ्रू समझते हैं। ये हमारी प्राइस लाइन है और ये हमारा आईसी है। हमारे को इक्विलिब्रियम कहाँ मिलेगा, यहाँ इस पॉइंट पे, ये इस पॉइंट पे जहां पे हमारा प्राइस लाइन और एमआरएक्स दोनों मिल रहे हैं। यहाँ पे ये जिस पॉइंट पे ये मिल रहे होंगे यहाँ पे हमें इक्विलिब्रियम मिलेगा। कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम यहाँ मिलेगा जहां पे हमारी प्राइस लाइन और आईसी कर्व मिल रहे होंगे। ये ई पॉइंट पे हमें इक्विलिब्रियम मिलेगा और इसी पॉइंट पे जो हमारा आईसी कर्व है वो कॉन्वेक्स है। कहाँ से, पॉइंट ऑफ ओरिजिन से कॉन्वेक्स है। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। आईसी कर्व हमारा कॉन्वेक्स भी है और प्राइस लाइन यानी कि बजट लाइन के बिल्कुल इक्वल है। तो ये पॉइंट पे हमें क्या मिलेगा, इक्विलिब्रियम मिलेगा। कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन इस पॉइंट पे मिलेगी। तो इस चैप्टर में इतना ही था। थैंक यू सो मच ये चैप्टर पढ़ने के लिए, समझने के लिए।